नमस्कार। YouTube के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर एक-एक करके बातचीत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है अस्मितामूलक विमर्श। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस तरीके से अस्मितामूलक विमर्शों को केंद्र में रखते हुए चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है, इससे हमें यह जान लेने की आवश्यकता है कि यह अस्मितामूलक विमर्श होता क्या है तथा अस्मितामूलक विमर्शों के अंतर्गत किस तरह के विमर्शों को प्रश्रय दिया जाता है और किस तरीके के विमर्शों को यहाँ पर चर्चा परिचर्चा के केंद्र में शामिल किया जाता है। इस क्रम में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अस्मिता क्या होती है, अस्मिता से आशय क्या है, अस्मिता के विषय को लेकर किन-किन चीज़ों पर बातें की जाती रही हैं या की जाती हैं। इसी संदर्भ में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अस्मिता के संदर्भ में व्यक्ति के निजी और सामाजिक रूप में इसकी भूमिका क्या है तथा अस्मिता और अस्तित्व में फ़र्क क्या है, अस्मिता और अस्तित्व को किस तरीके से देखा जा सकता है, इसको हम काफ़ी विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आगे विमर्शों को देखेंगे तथा यह जानने की कोशिश करेंगे कि विमर्श से आशय क्या है, किसको विमर्श कहा जाएगा या विमर्श के अंतर्गत किन-किन मूल्यों को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अस्मितामूलक विमर्श की स्थिति, महत्व और स्वरूप को विस्तार पूर्वक से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अस्मिता के अर्थ और स्वरूप को जानने से पहले हमें यह देख लेने की ज़रूरत है कि अस्मितामूलक विमर्श की रूपरेखा क्या है। यदि अस्मितामूलक विमर्श को कुछ शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो कैसे इसे समझा जा सकता है? तो आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसे देखते और समझते हैं। अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत वे सभी विषय आ जाते हैं जिन्हें मनुष्य की अस्मिता अर्थात पहचान से जोड़कर देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अस्मिता मूलक विमर्शों के अंतर्गत उन सभी विषयों को शामिल कर लिया जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य की अस्मिता अर्थात उसकी अपनी होने की स्थिति या उसके पहचान को कहीं न कहीं इंगित किया जाता है, उन सभी को जोड़कर इसके अंतर्गत देखा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत वे सभी मनुष्य शामिल किए जाते हैं जिनके साथ भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण अथवा जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है तथा जिन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अस्मितामूलक विमर्शों के अंतर्गत उन मनुष्यों को शामिल किया जाता है, उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनके साथ भाषा, लिंग, जाति, वर्ण अथवा समुदाय के अनुसार या आधार पर निरंतर भेदभाव किया जाता रहा है और ऐसे मनुष्य न केवल इन आधारों से वंचित होते रहे हैं बल्कि शोषित और ठगे जाते रहे हैं। तो इस तरीके से अस्मितामूलक विमर्शों की रूपरेखा यहाँ पर हम बखूबी देख और समझ सकते हैं। अस्मितामूलक विमर्शों को यदि हम समझने की कोशिश करें तो अस्मितामूलक जो विमर्श है वो परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं और सिद्धांतों के विरुद्ध एक वैचारिक विद्रोह है जो एक पक्ष विशेष की समस्या व सत्ता की उपेक्षा को इंगित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्मितामूलक जो विमर्श है वो परंपरागत और रूढ़िवादी परंपराओं को अपने वैचारिकी के विद्रोह में शामिल करता है। यानी इस तरह की जो परंपरा है जिसको रूढ़िवादी हो चुकी है, जो विचारधारा रूढ़िग्रस्त हो चुकी है, जो परंपरा से चली आ रही विचारधारा है, उसके खिलाफ या उसके वर्कश या विद्रोह करने की कोशिश करती है तथा इसके अंतर्गत जिन समस्याओं को उठाया जाता है वह समस्या मनुष्य को किसी न किसी रूप से ठगे जाने, मनुष्य को किसी न किसी रूप से छलाव या साजिश के तहत फंसाए जाने की योजना समाज के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। चाहे वह भाषा के आधार पर हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, चाहे वर्ण के आधार पर हो अथवा जाति या समुदाय के आधार पर हो।
अस्मितामूलक विमर्श उन सभी पक्षों के आधार के प्रति सजगता एवं चेतना को साहित्य में व्यक्त करने का प्रयास है, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में साहित्य जगत में परिलक्षित होती है, जो शीघ्र ही विस्तृत एवं व्यापक फलक पर अपने आप को प्रतिबिंबित करने लगा है। आज अस्तित्व मूलक विमर्शों में न केवल स्त्री, दलित और आदिवासी की बात हो रही है, बल्कि किन्नर, बालक, वृद्ध, किसान, मजदूर, युवा, पर्यावरण एवं समस्त चराचर जगत को अभिव्यक्ति देने का महती प्रयास किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्मितामूलक विमर्शों के अंतर्गत उन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं से हाशिए पर ढकेल दिए गए हों या हाशिए का केंद्र बना दिया गया हो, जिन पे कभी कोई बातचीत करना उचित नहीं समझता, तथा जिन पर यदि बातचीत भी होती है तो केवल नाम मात्र की। ऐसे बिंदुओं या ऐसे पक्षों को अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें न केवल स्त्री, दलित और आदिवासी जो समुदाय हैं उनको शामिल किया जाता है, बल्कि किन्नर, बालक, वृद्ध, किसान, मजदूर, युवा, पर्यावरण आदि समस्त जगत के जितने भी अनदेखे या अनछुए पहलू रह गए हैं, उन सभी को इसके केंद्र में शामिल करते हुए चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु बनाया जाता रहा है। यही कारण है कि आज इसकी विस्तृत रूपरेखा देखने को मिलती है। अस्मितामूलक विमर्शों में जहां एक ओर संघर्षरत लोगों के संघर्ष को केरा और उठाया जाता है, वहीं दूसरी ओर साहित्य के स्वरूप में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्मितामूलक विमर्शों के अंतर्गत एक ओर तो संघर्षरत लोगों की आवाज को उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से लेखनी को अर्थात साहित्य को समृद्ध बनाने की कोशिश भी की जाती रही है। तो इस तरीके से अस्मितामूलक विमर्शों की एक जो भूमिका, एक रूपरेखा जो हम यहाँ देख पाते हैं, इससे यह समझा जा सकता है कि अस्मितामूलक विमर्श की जो स्थिति है वह कितनी व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है, और इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं को लेकर, जिन पक्षों को लेकर, जिन तथ्यों को लेकर बातचीत की जाती है, वह अत्यंत हीन दीन अवस्था में देखने को मिलते हैं, जिन पर न तो कहीं कोई बातचीत की जाती है और न ही उनको केंद्र बिंदु में शामिल ही किया जाता है। तो इस तरीके से अस्मितामूलक विमर्शों की एक रूपरेखा हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अब हम अस्मिता को समझने के लिए अस्मिता क्या होती है इसको देख लेते हैं, और इसको तोड़कर, इसको खंडित करते हुए हम उसके अंदर समाहित नेतार्थ को समझ लेने की कोशिश करते हैं। अस्मिता की जहाँ तक बात की जाती है, तो अस्मिता का शाब्दिक अर्थ है अपने होने या खुद के होने की एक भावना, अर्थात अस्मिता शब्द अस्मि जमाता के मिलने से बना है। यदि अस्मि का पुनः खंडन करें तो यह अस जमा मीन के मिलने से बनता है। यहाँ अस्मि से तात्पर्य अपने होने के बोध से, अर्थात मैं कौन हूँ के भाव को व्यक्त करता हुआ दिखाई पड़ता है। अस्मि कहने से तात्पर्य है अपने होने का बोध, यानी मैं हूँ, मैं कौन हूँ, या मैं स्वयं एक व्यक्ति हूँ। इस तरह की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसका कहीं ना कहीं यह बोध कराता है। साधारण या सामान्य अर्थों में इसको कहें तो अपनी सत्ता का भाव, निजता का भाव, आत्मसम्मान का भाव, या स्वयं की पहचान के विषय में जब बात की जाने लगती है, जब पहल की जाती है, तो इसी पहल को हम अस्मिता कहते हैं। अस्मिता में अस्तित्व का बोध होता है, अर्थात समाज में अपनी विशेष पहचान बनाए रखने हेतु पहल करना। जब समाज जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में विविध प्रकार के क्रियाकलापों को करते हुए, जब उसमें तरह तरह के समस्याओं को देखते हुए, झेलते हुए, और उसमें खुद की एक पहचान या खुद के विषय में बातचीत करने की पहल की जाती है, खुद बताने की या कोशिश की जाती है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, तो यह अस्मिता का ही स्वरूप है। अस्मिता को ही कहीं ना कहीं इंगित कराने की पहल की जाती है। इस अस्मिता से इस अस्मिता पर चर्चा परिचर्चा क्यों,
इस अस्मिता का क्या इतनी ज़रूरत पड़ रही है जिस पे बातचीत किया जाए। तो इसकी एक ज़रूरत यह है कि जब समाज में अलगाव की भावना व्यक्ति में अस्तित्व का प्रश्न उठाती है, यानी उसको कहीं न कहीं समाज एक अलग नज़रिए से देखता हुआ नज़र आता है और व्यक्ति खुद को कहीं न कहीं डिफ़ाइन नहीं कर पाता, खुद की पहचान को बता पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। तब अतः व्यक्ति समाज में सुरक्षित और सम्मान का जीवन चाहता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की अस्मिता पर संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ता है, जब उसकी पहचान को मिटाने की साजिश की जाने लगती है, तब वह हिंसात्मक अथवा विद्रोही बन उठता है और अपनी पहचान, स्वरूप वह स्थिति को बचाने के लिए यथावत संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब तक उसके अस्तित्व का होना या उसकी उसकी पहल करने में कोई इस तरह की भूमिका नहीं होती जिससे वो अपने ऊपर के खतरे को भाप पाए या उसके होने न होने की भावना में कहीं ठेस पहुँचे, तब तक सामान्य स्थिति समाज में बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगता है, जब तक उसको यह आभास होने लगता है कि मैं कौन हूँ या मेरा अस्तित्व क्या है या मुझे समाज में इस तरह से परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, इस तरह की पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है, तो इस तरह के जब भाव उसके अंतर्मन में उठने लगते हैं और संकट की स्थिति उसके आसपास दिखने लगती है, तब वह उस संकट की स्थिति को दूर करने की कोशिश में हिंसात्मक या विद्रोही स्वरूप अपनाने लगता है और यही विद्रोही स्वरूप उसके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देता है। अर्थात अपने आप को बचाने की कोशिश, अपने स्वरूप को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश, यही उसे हिंसात्मक बनाता है और यही संघर्ष की स्थिति उसे यथावत बनी रहती है, हमेशा देखने को मिलती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान विविध रूपों में देखने को मिलती है। एक तो लिंग के आधार पर उसकी पहचान क्या है, यानी पुरुष या स्त्री होने पर कि किस तरीके से वह पुरुष होकर उसकी पहचान दिखाई पड़ती है या स्त्री या महिला होने पर एक उसकी अपनी पहचान है। इसी प्रकार से वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर उसकी अपनी पहचान क्या है, अर्थात किस मूल से है, किस वंश परंपरा से है, इसका भी कहीं ना कहीं उसकी पहचान को बताने या उसकी पहचान को इंगित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। इसी तरीके से धर्म के आधार पर, अर्थात संप्रदाय के आधार पर, मनुष्य जन्म से लेकर ही धर्म से जुड़ा होता है। इसी आधार पर वह अपने धार्मिक होने की प्रवृत्ति पर भी कहीं ना कहीं पहचान को बताने या उसको स्वयं के धार्मिक स्वरूप को इंगित कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तत्पश्चात संस्कृति के आधार पर, संस्कृति में खान पान, रहन सहन, भाषा, जो स्वभाव होता है, जो व्यवहार होता है या जो क्रियाकलाप होता है समाज के अंतर्गत या व्यक्तिगत जीवन में या एक दूसरे के साथ, तो वो सभी कुछ कहीं ना कहीं उसकी पहचान को बताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी आधार पर क्षेत्रीयता के जो एक पहल होती है, यानी स्थान बोध, किस जगह पे उसकी अपनी मानकता है, किस स्थान से वो जुड़ाव रखता है, किस जगह पे रहता है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या उसका आधार है, राष्ट्रीय स्तर से किस तरीके से उसका जुड़ाव रहता है, यानी राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी क्या पहचान है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति की अपनी एक खास पहचान को बताने या खास पहचान को कहीं ना कहीं द्रष्टव्य करने की पहल हम देख पाते हैं कि व्यक्ति की पहचान यानी स्वयं होने, उसके होने या न होने की भावना को कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में एक कोटेशन है, एक विचार है जो राजेंद्र यादव बड़े पुरोधा हैं, विद्वान हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी है। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, लिंग, परंपराएं सभी कुछ घुसे और घुले मिल जाते हैं। यानी जो भी परंपरा या जो भी धर्म है, लिंग है,
जो वर्ग है, वर्ण है, वो सभी कुछ मनुष्य के अंदर इस प्रकार से घुले मिले या इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं के होने या न होने की भावना को छोड़ नहीं पाता, त्याग नहीं पाता। तो उसकी अपने होने या न होने की भाव इसमें दिखाई पड़ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यही अस्मिता का एक अपना स्वरूप है, अस्मिता की अपनी एक पहल है, जो व्यक्ति को दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन वह कहीं ना कहीं देखने में आता है कि वह व्यक्ति अपने आप में किस तरीके से दिखाई पड़ता है या किस तरह की पहल करता हुआ नज़र आता है। तो यह कहीं ना कहीं अस्मिता को बताना या अस्मिता से कहीं ना कहीं रूबरू कराने की पहल हमें देखने को मिलती है। अब हम विमर्श पे बात करेंगे कि विमर्श क्या होता है या विमर्श की अपनी पहल क्या है, विमर्श से तात्पर्य क्या है, किन रूपों में विमर्श को परिभाषित करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। विमर्श का सामान्य अर्थ में जो एक निहितार्थ है वो है चर्चा परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, विचार विवेचन करना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वह डिस्कोर्स है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा परिचर्चा करते हैं, हिंदी शब्दकोशों में इसके लिए जो विवेचित अर्थ निहित किया गया है वो है विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा, गुण दोष, परामर्श, तर्क व ज्ञान की जितने भी कहीं ना कहीं चर्चा या परिचर्चा के विषय बन सकते हैं, वो सभी कुछ विमर्श के अंतर्गत ही इसका कहीं ना कहीं स्वरूप दिखाई पड़ता है या देखने को मिलता है। यदि समुचे अर्थ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो तमाम तरह की स्थितियां होती हैं जिस पे हम चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पे बातचीत कर सकते हैं, वो सभी कुछ विमर्श के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इस शब्द का उपयोग किसी विषय की गहरी छानबीन पड़ताल या विचारों का मूल्यांकन और अध्ययन करने के संदर्भ में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं या करते हुए नजर आते हैं। तो जो विमर्श होता है, विमर्श का कहीं ना कहीं स्वरूप, जो विमर्श का जो रूप है वह किन किन स्थितियों में दिखाई पड़ता है, किन किन स्वरूपों में देखने को मिलता है, इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसकी अपनी एक मानकता है, किस तरीके की पहल इसमें दिखाई पड़ती है। विमर्श को अगर कुछ बिंदुओं से देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि विमर्श के अंतर्गत किसी विषय मुद्दे पर सोचना विचारना, इस तरह की पहल की जाती है, या किसी से परामर्श या सलाह करना, तर्क वितर्क करते हुए उसके गुण दोष के विषय में बताना, जांच परख करते हुए उसके भूत भविष्य और वर्तमान पर प्रकाश डालना, या विवेचन, परीक्षण व गहन तुलनात्मक मूल्यांकन करना, ये सभी पहल विमर्श के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, विमर्श के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। यानी किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना, किसी भी तर्कपूर्ण या गुण दोष के विषय में बरताना, यानी कोई मुद्दा है तो उस पर किस तरीके से तर्क वितर्क किया जा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है, तत्पश्चात उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप को बताने की पहल की जाती है। और इसके बाद उसकी अच्छी प्रकार से जांच परख करने के बाद उसका भूत क्या हो सकता है, वर्तमान क्या हो सकता है या भविष्य क्या हो सकता है, उस पर दृष्टि डालना, यह सब कुछ कहीं ना कहीं विमर्श के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके तत्पश्चात यह भी कोशिश किया जाता है कि दूसरे विषय से इसका क्या ताल्लुकात है, जो इससे ही कहीं ना कहीं संदर्भित है, इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है या इसी के समान दिखता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका तुलना करना, पुनः मूल्यांकन करना, ये सब काम विमर्श के संदर्भ में हम बखूबी करते हुए दिखाई पड़ते हैं या करते हुए नजर आते हैं। विमर्श शब्द मूलतः गहन सोच, विचार, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन मनन को रेखांकित करता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी इन सभी बिंदुओं में किस तरीके से हम चर्चा परिचर्चा करते हैं किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी घटना को लेकर, तो इसमें कहीं ना कहीं उसमें सोच विचार करना,
कहीं न कहीं निरीक्षण परीक्षण करना, चिंतन मनन करना, ये सभी कुछ हम विमर्श के अंतर्गत देखते हैं या विमर्श के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत विमर्श के माध्यम से किसी भी समस्या के विश्लेषण, विचार मंथन, कार्यों का प्रस्तुतिकरण व मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। और यह भी है कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें किस तरीके से चर्चा पर चर्चा होता है, किस तरीके का बातचीत किया जाता है, किस तरह की भूमिका उसमें देखने को मिलती है, इससे इसका कहीं न कहीं मूल्यांकन या कहीं न कहीं परिघटना इसमें देखने को शामिल मिलती है। किसी भी घटना अथवा विषय पर गहनतापूर्वक चिंतन मनन, विचार विमर्श व निरीक्षण परीक्षण करने से उस घटना या विषय की विविधता की जानकारी प्राप्त कर पाने में सहायता मिलती है। तो ये विमर्श का स्वरूप है कि हम किस तरीके से किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर हम बातचीत रखते हैं और उस मुद्दे पर बातचीत करते हुए हम उसके अंतर्गत जितने भी परिदृश्य होते हैं, जितने भी स्वरूप होते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, उसको हम जान पाते हैं। तो इस तरीके से विमर्श का जो स्वरूप होता है, विमर्श की जो अपनी रूपरेखा होती है, इसको हम जानने की यहाँ पर पहल करते हैं या समझ पाते हैं। अब चूँकि हम अस्मिता को समझ लेते हैं और विमर्श को समझ लेते हैं, तो अस्मिता और विमर्श को जब जान लेते हैं तो हम दोनों को मर्ज कर अस्मिता मूलक विषयों पर बात करते हैं कि किस तरीके से विमर्श अपने स्वरूप में कहीं न कहीं देखने को मिलता है और समाज जो साहित्य है, साहित्य के अतिरिक्त जो सामान्य वार्तालाप के क्षेत्र है में इसका किस तरह के विविध बिंदु देखने को मिलता है। विमर्श का दायरा कोई साहित्यिक ही केवल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर साहित्यिक स्वरूप में ही इसकी बात कर रहे हैं। साहित्य के अतिरिक्त यह जो सामान्य जीवन का वार्तालाप हो सकता है, नेता गण के बीच की जो भाषण है, अभिनेता के संवाद हैं या व्रत कथा के स्वरूप में हो, इससे लेकर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान या समाजशास्त्र, भाषा शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवीय भूगोल, अनुवाद शास्त्र, इन सभी विषयों में भी कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा करना या उस पर बातचीत करना, हम कहीं ना कहीं यह समझ सकते हैं कि जो विमर्श है उसको कहीं ना कहीं इंगित कराने की कोशिश इसमें की जाती है। किसी भी विषय पर विमर्श पूर्वक ही सोच पाना ये संभव होता है। दैनिक क्रियाकलापों से लेकर शोधपरक कार्य इसी विमर्श के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं, इसी विमर्श के अंतर्गत किया जाता है। यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर पे जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी चर्चा परिचर्चा के विषय बनते हैं, वो सभी कुछ विमर्श के ही अंतर्गत शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। विमर्श के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं बातचीत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आज चूँकि यही कारण है कि आज विमर्श चूँकि आलोचना की जगह लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वैचारिक बहुलतावाद इसका मूल मंत्र भी है। यानी तमाम तरह के जो विचारधारा मनुष्य के आसपास दिखाई पड़ती है, उसके जीवन में शामिल होती है, तो वो विचारधाराओं का परिवेश जो मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं जीता है, भोगता है, वही कहीं ना कहीं आज जो विमर्श का स्वरूप है, जो विमर्श के इर्द गिर्द चर्चा परिचर्चा के बिंदु बने हुए हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और अस्मिता मूलक विमर्श में तो इसकी खास भूमिका देखने को मिलती है। अब अस्मिता मूलक विमर्श पे यदि हम बात करें या अस्मिता मूलक विमर्श को जानने की कोशिश करें, तो अस्मिता मूलक विमर्श से तात्पर्य अस्मिता मूलक विमर्श उन सभी विषयों को अपने अंदर समेटता है जिन्हें मनुष्य की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है, जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिन्हें मनुष्य होते हुए भी मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता, यानी वह दर्जा नहीं दिया जाता जो उन्हें मिलना चाहिए, जिससे समाज में उसकी एक अपनी पहल हो सकती है, जिससे समाज उन्हें कहीं ना कहीं इंगित कराता है, जिसमें वह सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह की पहल से वंचित रखना यह अस्मिता मूलक विमर्श का एक प्रमुख कहीं ना कहीं पहल है। अस्मिता मूलक विमर्श के माध्यम से इन सभी बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की जाती है। अस्मिता मूलक विमर्शों के अंतर्गत जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, जो भाषा, मूल, क्षेत्रीयता आदि को लेकर होने वाले भेदभाव, असमानता, छलाव, शोषण, अमानवीयता, क्रूर व्यवहार अथवा रवैया
आदि का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात इसके पीछे छिपे हुए कारणों की शिनाख्त करते हुए इससे बचने अथवा दूर करने की कोशिश की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अस्मितामूलक विमर्श है उसके अंतर्गत विविध स्वरूपों में बात की जाती है और उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी जो पहचान है, अर्थात उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर जो अपनी खास पहचान है, यदि उस पर कहीं ना कहीं छलाव किया जाता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाती है, उस आधार पर कहीं ना कहीं उसे बांटने की कोशिश की जाती है, उसे अलगाव करने की कोशिश की जाती है, तो इसकी पहल या इसकी शिनाख्त कहीं ना कहीं अस्मितामूलक विमर्श करता है और इस पे सोचने, विचारने और इस पे बातचीत करने की पहल भी वह अपने अंतर्गत करता हुआ दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आज बड़ी ही तेजी से इसके ऊपर बातचीत करते हुए हम विविध प्रकार के जो विमर्शकारी हैं, जो विद्वान हैं, उनको देख पाते हैं। अस्मितामूलक विमर्श की तभी आवश्यकता पड़ती है जब हमारी पहचान पर कोई खतरा उठता हुआ दिखाई पड़ता है। अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत वे सभी विषय शामिल किए जाते हैं जिनको मनुष्य की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, अर्थात जिन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया हो, जिनके साथ लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्रीयता के आधार पर शोषण किया जाता रहा है, उनके अधिकार उनसे वंचित किए जाते रहे हों, उनके साथ सदैव अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा हो, तो ऐसे विषय या ऐसे मुद्दे पर परिचर्चा करना या उस पे कहीं ना कहीं बातचीत करना, यह अस्मितामूलक विमर्श के कहीं ना कहीं अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं, शामिल कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो इस तरह की घटना परिघटना पर बातचीत करना, इस तरह के पहलुओं पर कहीं ना कहीं विचार करना, यह अस्मितामूलक विमर्श की अपनी एक स्रोत है, अपनी एक मानकता है। यही कारण है कि आज हम विविध प्रकार के स्वरूपों को शामिल होते हुए विविध प्रकार के जो रूप हैं उसको हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि अस्मितामूलक विमर्श जो है या अस्मिता विमर्श एक किस तरीके से राजनीतिक विमर्श के रूप में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चूँकि इसकी चर्चा परिचर्चा या बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ने लगता है और इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र, जाति, नस्ल, जाति, साम्राज्य आदि इसके मुख्य केंद्र में शामिल होते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अनेक शक्तियों या विमर्शों के प्रति प्रतिरोध और इनकार की राजनीति का यह परिणाम है या फलस्वरूप है कि इस पर चर्चा परिचर्चा का कहीं ना कहीं केंद्र बनता हुआ देखने को मिलता है। जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश में नस्ल भेद या भारत में जाति भेद, अमेरिका में अश्वेतों का जो एक आंदोलन चला और उसी तरीके से अफ्रीका में नस्ल भेद का जो प्रचलन दिखाई पड़ता है, भारत में जाति भेद का जो रूप दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी आंदोलन कहीं ना कहीं अस्मिता विमर्श को खड़ा करने में, अस्मिता विमर्श की नींव को उत्पन्न करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और चूंकि इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पे भी रंग भेद, भारत जैसे देश में तो लिंग भेद का भी स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लिंग भेद की एक बड़ी ही पड़ताल देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त वर्ण भेद, जाति भेद, स्वरूप, इस तरह का क्षेत्रीय भेद, ये सभी पहल हम बखूबी देख पाते हैं और बखूबी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये विमर्श इसकी चेतना है, यानी विमर्श एक चेतना प्रदान करती है, एक दृष्टि प्रदान करती है और यह शोषणकारी क्रियाकलापों को रोकने, उसके प्रति सचेत करने एवं डटकर संघर्ष करने की पहल भी करती है। यानी किस तरीके से हम अपने ऊपर हो रहे छलाव या जो शोषण करता है उसके प्रति शिनाख्त कर सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं और उसका विरोध किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक दृष्टि प्रदान करती है। तो इसलिए अस्मितामूलक विमर्श इन सभी चीज़ों में अपनी एक मानकता तय करती हुई दिखाई पड़ती है। चूँकि अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत विविध विषयों को शामिल किया जाता है, लेकिन भारतीय स्तर पर जिस विषयों को रखा जाता है उसमें दलित, आदिवासी, स्त्री, विकलांग, अल्पसंख्यक, ये वे विषय हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अस्मिताओं को लेकर निरंतर संघर्ष करते हुए देखने को मिलते हैं।
व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्मिता के बोध को जागृत करने के लिए जो किया गया विमर्श है वही अस्मिता मूलक विमर्श कहलाता है। यानी अपने होने के बोध को, अपने अस्तित्व के बोध को या अपने 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 जीवन के बोध से अपनी पहचान के बोध को बताने की जो पहल होती है वो अस्मिता मूलक विमर्श के कहीं न कहीं इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है। अस्मिता जब संकट में होती है तभी विमर्श की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी जब अपने जीवन के ऊपर, अपने होने के ऊपर जब संकट की स्थिति मंडराने लगती है तब कहीं न कहीं अस्मिता मूलक विमर्श की चर्चा परिचर्चा तीव्र या तेज हो जाती है। जैसे कि 20वीं शताब्दी के 8वें या 9वें दशक के बाद जो भारत में अस्मिताओं को लेकर या इस पे चर्चा परिचर्चा की एक बड़ी परिपाटी देखने को मिलती है। ठीक यही कंडीशन है, यही प्रक्रिया है कि हम एक आज वर्तमान समय में इस पे बखूबी बात कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला काफ़ी तेज़ है और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी पहल बखूबी देख पाते हैं। चूँकि समतावादी सोच के आधार पर इन विमर्शों का जो प्रस्थान बिंदु यह है कि यह विषमता के उसी आधार पर समता और स्वीकृति की मांग करती हैं, जिसके कारण उसे पहले उन अधिकारों, सम्मानों व मूल्यों से वंचित रखा जाता रहा है। ये समुदाय अपनी पहचान की मांग दलित के रूप में, स्त्री के रूप में, आदिवासी के रूप में करते हैं। यानी जो व्यक्ति जिस धर्म से, जिस जाति से, जिस वर्ण से या जिस संप्रदाय से, जिस वर्ग से, जिस मूल से अपनी खास पहचान बनाए हुए है, वो उसी पहचान से क्यों न जाना जाए या उसी पहचान से उसकी मानकता क्यों न तय की जाए। उसमें किस तरीके का विभेद या किसी प्रकार की उसमें उच्चता नीचता का भाव या किसी प्रकार की दुराव का भाव अगर दिखता है तो यह कहीं ना कहीं अस्मिता का प्रश्न उठाने, अस्मिता पर प्रहार करने की पहल करता है। चूँकि अस्मिता मूलक विमर्श समतावादी है, यानी समाज में एक जैसी स्थिति बनाए रखने, सबको मनुष्य होने का दर्जा दिलाने की पहल करता है। और यह भी कहीं ना कहीं इंगित कराता है कि हम अधिकारों से एक समान हैं, हमें स्वतंत्रता है, हमें समानता का स्वरूप मिला हुआ है। यानी जिस तरह की पहल अन्य मनुष्य कर पाते हैं उसी तरह की पहल वह भी कर सकता है, जिसे कहीं ना कहीं समाज ने वंचित रखा, समाज ने उसे दूर रखा। तो यह पहल कहीं ना कहीं जब समान स्तर पर दिखाई पड़ने लगता है तब अस्मिता का वो उद्देश्य पूरा होता है जो जिस उद्देश्य की चर्चा परिचर्चा यहाँ की जाती रही है, करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि परिवर्तन व समय के बदलाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उसमें स्वयं व मैं का बोध निरंतर बना रहता है। यानी खुद होने का बोध निरंतर बना रहता है। यही कारण है कि जब खुद की भावना जब उसके अंदर जगती है, जब व्यक्तिगत स्वरूप में उसकी पड़ताल होने लगती है, जब वह अहम के बिंदुओं पर पहुंचने लगता है, तो यही अहम की बिंदु उसे कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा या स्वयं होने के बोध को कहीं ना कहीं इंगित कराता है। तो इस स्वयं होने के बोध को इंगित कराने में जिस प्रकार की भूमिका हम देख पाते हैं, यानी स्वयं का जो स्वरूप होता है, इस स्वयं के स्वरूप को बता पाने में जिसका कहीं ना कहीं जिसकी भूमिका होती है, तो वो भूमिका हम दो रूपों में देख पाते हैं। एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामाजिक। जब व्यक्तिगत तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विविध क्रियाकलापों को करता हुआ या होता हुआ पाता है, यानी उसकी पहचान जब व्यक्तिगत बन जाती है तो वो व्यक्तिगत पहचान ही मनुष्य की अपनी एक पहचान के रूप में देखने लगती है, अपनी एक अस्मिता या निजता के भाव को बताने लगती है। लेकिन जब वो व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता पर आ जाता है, यानी सामाजिक भूमिकाओं में कहीं ना कहीं अपनी पहल करता है, तो वो उसकी सामाजिक अस्मिता हो जाती है। यानी वो पूरे समुदाय के साथ अपने को जोड़कर देखने लगता है। तो इस तरीके का जो भी क्रियाकलाप है वो व्यक्ति के वो ऊपर पक्षपात या कहीं ना कहीं उसके होने के बोध को कहीं ना कहीं दिखाता है। यह शोषक व्यक्तियों व सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अत्याचारी शक्तियों से लड़ने, उनके बिछाए हुए जाल से स्वयं को बचाने की दृष्टि प्रदान करता है। अस्मिता मूलक विमर्श जो है वह शोषक, जो शोषित व्यक्ति है, उसको अपने शोषक की पहचान करने तथा समाज में शोषकों के द्वारा जो बिछाए गए जाल हैं, जो शोषण के तमाम तरह के यंत्र हैं, उनको कहीं ना कहीं देखने समझने की
एक दृष्टि प्रदान करता है, ताकि वह बाद में चलकर फिर से वह प्रताड़ित न हो, फिर से वह परेशान न हो। यही कारण है कि वह न्याय का पक्ष लेती है, यानी जो अस्मितामूलक विमर्श है वह न्याय का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ती है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने, शोषण व उत्पीड़न जैसे स्वभाव को दूर करने की कोशिश करती है। इसके अतिरिक्त अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना भी उतना गलत है। इन बिंदुओं को कहीं न कहीं इंगित कराने, इनको कहीं न कहीं बताने और अनैतिक बिंदुओं पर कहीं न कहीं पक्षपात करते हुए नैतिक मूल्यों को कहीं न कहीं डेवलप करने की पहल इसके माध्यम से की जाती है। यही कारण है कि हम एक शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। आज यह चर्चा का विषय यदि बना हुआ है अस्मितामूलक विमर्शों के माध्यम से, यदि हम इस तरह के बिंदु देख पाते हैं तो इसके पीछे समानता और समता के बिंदुओं को कहीं ना कहीं हम समाज में फॉलो करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं और सबको मनुष्य की दृष्टि से देखने की पहल करना चाहते हैं। तो यही पहल कहीं ना कहीं अस्मितामूलक विमर्श के स्वरूप को कहीं ना कहीं बताने, उसको इंगित कराने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिला के अस्मितामूलक विमर्शों में अस्मिता क्या है और विमर्श क्या है, तत्पश्चात अस्मितामूलक विमर्श क्या होता है, इसको जानने की पहल में आज हम इन तरह तरह के जो बिंदु हैं, जो पक्ष हो सकते हैं, उसके माध्यम से जाना और समझा भी। तो निश्चित तौर पर यह आप लोगों के लिए ज्ञानार्जन की पहल हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं और पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे हम कुछ बिंदुओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक आशा करते हैं कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।